नमस्कार दोस्तों, 27 तारीख को ये कहा जा सकता है कि बहुत सुबह सुबह या देर रात ईडी की टीम मेरे घर से करीब 2:30 बजे के करीब निकली। मैंने 27 तारीख को ही आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता की। मैंने बताया कि किस तरीके से ईडी की टीम ने गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में जो किया वो इस इन्वेस्टिगेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है। और तमाम जगह ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उस चीज़ को डाला गया। 27 तारीख को ही मैंने इस विषय में कि मेरे घर पे आके ईडी के अफसरों ने किस तरीके से मेरे बयान को बदलने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला, मुझे गिरफ्तार करने के लिए या गिरफ्तार करने के नाम पे एक सटल तरीके से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव बनाया गया। 8 बजे से लेकर रात 2:20 तक वो दबाव हमारे ऊपर बना के रखा गया। बाहर बार बार पुलिस को बुला के बैरिकेडिंग करवाई गई, रस्से बंधवाए गए, दिखाने के लिए कि साहब अब तो हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। किस तरीके से ईडी ने मेरे बयान से कुछ हिस्से हटाए, किस तरीके से पहले पंचनामे को जिस पे मेरे दस्तखत थे उसको नष्ट करके दूसरा झूठा पंचनामा बनाया गया। और उसके ऊपर जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, जो 2 गवाह थे वहाँ पे, जो बैंक के सरकारी बैंक के एम्प्लॉय थे जिनको ईडी ही लेके आई थी, उन्होंने झूठे पंचनामे पे दोबारा दस्तखत करे। इसके लिए मैंने ईडी के डायरेक्टर साहब को 27 अगस्त 2025 को ये लिखित शिकायत, साइंड शिकायत ईमेल द्वारा भेज दी थी। कल हमने दफ्तर से अपने एक सहयोगी को ईडी के दफ्तर भेजा, ईडी के हेडक्वार्टर भेजा, लिखित शिकायत मेरी साइन लेके। और ये बड़े हैरत की बात है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर लिखिएगा, ईडी ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि स्पीड पोस्ट से हमें भेजो। तो कल लिखित शिकायत दोबारा से ईडी को स्पीड पोस्ट से भी भेज दी गई है। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं जिनको ईडी के लोग जो है फोन करके खबरें प्लांट करते हैं, जैसे जाहिर सी बात है जब मेरे घर ईडी दाखिल हुई 7:15 बजे, 20 मिनट बाद खबर चल गई कि 13 ठिकानों पे खबर चल गई, सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पे छापा पड़ा। तो 13 ठिकाने तो किसी ईडी के ही अफसर ने पत्रकारों को बताए होंगे। तो उन ईडी के अफसरों से पूछें कि भाई अब इस कंप्लेंट पे ईडी क्या कार्रवाई कर रही है। ये एक सीरियस कंप्लेंट है। ईडी देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से है, सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है। ईडी के हेड डायरेक्टर ईडी को मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष पार्टी का एक एक्स मिनिस्टर लिखित में शिकायत कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आपके अफसरों ने ये किया। क्या ईडी डायरेक्टर को इसकी कोई चिंता ही नहीं है? किया तो किया, या उनके कहने पे किया? क्या केंद्र सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि ईडी के अफसर इस तरीके से खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी, जिसकी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्रूक्स। ईडी कैन नॉट एक्ट लाइक अ क्रूक। ईडी ठग की तरह नहीं व्यवहार कर सकती, ईडी ठग नहीं बन सकती। और जो मेरे यहां किया, इट वॉज क्रूक, इट वॉज बीइंग लाइक क्रूक। तो मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी टैग करके ट्वीट किया, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको ट्वीट की कि भाई आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप इसकी जांच कराइए, आप अपने अफसर का लैपटॉप सीज कराइए, आप मेरा प्रिंटर लेके जाइए, इसकी जानकारी उनके लैपटॉप में है, मेरा बयान उनके लैपटॉप में मौजूद है। तो
अब तक मेरे पास ईडी से कोई इस विषय के अंदर सूचना नहीं आई है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर सब सम्मिलित हैं, सब के सब सम्मिलित हैं। वरना मैं ये उम्मीद कर रहा था कल ईडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आएगी कि भाई वी अपोलोजाइज, कि इस तरीके का हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम इसकी जांच कराएंगे। मगर इस तरीके का कोई प्रेस नोट ईडी की तरफ से नहीं है, पूरी चुप्पी है, केंद्र सरकार की पूरी चुप्पी है। तो ये चुप्पी ये दिखाती है कि सब मिले हुए हैं, इस षड्यंत्र के अंदर सब मिले हुए हैं। तो ये था। और जिस अंगूठी का मैंने आपको जिक्र किया था, मुझे लगा मैं आपको दिखा दूं, जो मेरे घर में से बरामद हुई थी, जिसको बरामद करके ईडी के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी, वो ये थी। देखने में असली है, और जैसे ही उनके हाथ लगी, मेरी पत्नी ने कहा तुम ले लो, नकली है। तो फिर उन्होंने वापस दे दी। फिर मैंने कहा अरे चेक तो कर लो, हो सकता है असली हो। तो कह रहे नहीं सर नकली है। तो साहब ये हाल है, और ये चिट्ठी है। और एक और मैं आपको विशेष बात बता दूं, आज किसी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को देर रात तक क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और इसके ऊपर ईडी के सर्कुलर हैं कि आप देर रात तक किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैं आपको पढ़ के बता दूं, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स ईडीज हाई हैंडेडनेस इन ह्यूमन 15 आवर इंटेरोगेशन। हमारे तो 20 घंटे कर ली इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तो 15 घंटे पे नाराज हो रहा था। टेकिंग नोट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हाई हैंडेडनेस एंड इनह्यूमन कंडक्ट in interrogating a person for almost 15 hours, which went beyond midnight. Supreme Court on Thursday pulled up ED and expressed concern over agency's approach in conducting probe. और ये हरियाणा के एक कांग्रेस एमएलए का मामला था, माइनिंग का। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के ये आदेश थे ईडी को कि आप ऑफिस आवर्स में ही किसी की क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप ऑफिस आवर्स के बाद किसी की क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। और सारे देश की मीडिया ने देखा है, वो मेरे घर सुबह 7:15 बजे आए, और शाम को क्या रात को, बल्कि अगले दिन की 2:20 पे उन्होंने जो झूठा पंचनामा है वो दिखाया। तो आप मान सकते हैं 2:30 बजे के करीब वो मेरे घर से गए हैं। खुल्लम खुल्ला जो है कानून का कानून के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, शिकायत में आपने क्या क्या जिक्र किया है? देखिए, शिकायत मैं बता दूं, वो अंग्रेजी में है, अब अंग्रेजी हमारी भी ऐसी है। टू द डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, representation regarding illegal conduct of ED officials and independent witnesses during the search at my residence on 26-27 August 2025 and request for immediate seizure and forensic examination of electronic devices used in the raid. इसमें मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ छापा पड़ा। My statement under section 17 of PMLA was recorded on the laptop of Assistant Director Mr. Mayank Arora. After my responses to almost 43-44 questions were typed, my statement was shared externally through internet-based platforms, Google Drive/WhatsApp, using my residence Wi-Fi. This raises a grave concern on the confidentiality, privacy, and integrity of the investigation. I was repeatedly pressurized by the ED officials to delete or alter certain portions of my statement, particularly those that refer to the Honorable LG and the conduct of officials of Government of NCT of Delhi. Later, I was presented with a modified version of the statement and was asked to sign it. I categorically refused. Despite my full cooperation throughout the raid, I was subtly
threatened with arrest under PMLA provisions if I did not sign the altered version. ED officials prepared multiple versions of seizure memo, that is the Panchnama. In the first version, they had included the Department of Health affidavit, which was filed in Delhi High Court. Realizing that this affidavit, which was filed in the Delhi High Court, will strengthen my case, that I had taken umpteen steps to expedite the projects, it was removed in the second version of the seizure memo, but the original version remained in the custody, which was later destroyed by them. This amounts to tampering of evidence. ये सीधा सीधा एविडेंस के साथ टेम्परिंग की उन्होंने, सीजर मेमो को उन्होंने फाड़ दिया और नया और झूठा सीजर मेमो बना लिया. इट इज टेम्परिंग ऑफ एविडेंस. द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विटनेसेस, द पंच, demonstrated partial conduct by signing the manipulated seizure memo without any verification or objection. Their role, instead of ensuring impartiality and transparency, facilitated the illegal actions of ED officials. This further cast doubts on the credibility of the proceedings. In the light of above, I respectfully request your immediate intervention and action as follows. और मैंने उनको कहा कि भाई साहब ये सब जो है प्रिंटर, उनका लैपटॉप आदि जो है जब्त किया जाए और इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए. ऑर्डर एंड इंटरनल इंक्वायरी ऑन द कंडक्ट ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर मयंक अरोड़ा, डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर रवीश भारद्वाज भी है कि इसमें हमने उसे भी नहीं छोड़ा, as well as the role of punch witnesses who blindly endorse the manipulated. I reiterate my cooperation. और मैंने दोबारा से लास्ट में जो है ये लिखा है कि I cannot remain silent in the face of such grave procedural improprieties, evidence tampering and misuse of authority by certain officers of your agency. I therefore request your urgent and personal attention into this matter in the interest of justice, transparency and to safeguard the credibility of your institution. Yours sincerely, सौरभ भारद्वाज. तो भैया ये हमने भेज दिया है और जवाब आया नहीं है और लगता नहीं कि आएगा. एक सवाल है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट है प्रदूषण को लेकर, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण से हर व्यक्ति की जो उम्र है वो 8.2 साल कम हुई है. देखिए ऐसा है कि दिल्ली में आज हमारी सरकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल्ली को बदनाम करें. अगर दिल्ली में प्रदूषण है तो गुड़गांव में भी प्रदूषण था, नोएडा में भी प्रदूषण था, गाजियाबाद में भी प्रदूषण था, लखनऊ तक प्रदूषण था, मगर दिल्ली को जानबूझ के टारगेट किया जाता था. और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो अक्टूबर आएगा, आप देख लेना, जो चैनल दिन में 5-5 बहस कराते थे प्रदूषण के ऊपर, वो ऐसे निकल जाया करेंगे. कुछ नहीं होगा, प्रदूषण खत्म, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई. अब जब हमारी बनेगी तो दोबारा आएगा. ठीक है. और अभी एक और सवाल है, बारिश हुई और फिर वही स्थिति नजर आई दिल्ली के अलग अलग. अब आतिशी ने कहीं का डाला है, वहां का कोई झील है, कौन सी झील है, संजय झील, वो कह रही है देखो संजय झील का क्या हाल है, और बहुत अच्छा हाल है. संजय झील के आसपास का कई किलोमीटर एरिया झील में कन्वर्ट हो गया, तो और सुंदर हो गया, उन्होंने झील बढ़ा दी. तो जो है ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये जो है अलग अलग जगह जो है ना झीलों को बढ़ा रहे हैं. और पटपड़गंज में तो मनीष जी सिर्फ स्कूल ही बनवा पाए, 2-3 स्विमिंग पूल बनवाए, काम खत्म. अब जो सरकार आई है उसने पूरे के पूरे हाईवे पे स्विमिंग पूल बना दिया. तैरो कितना तैर सकते हो, मतलब हाँ वाटर स्पोर्ट्स से नए जो है, मैं समझता हूं कि नए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के नए साधन जो है उपलब्ध करा रही हैं रेखा गुप्ता जी. और मैं तो उनको जो है शत जो है इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ. सौरभ जी, अभी एक बड़ा हादसा हुआ है मंडावी के अंदर, एक मकान की दीवार गिर जाती है, उसमें 3 बच्चे दब भी गए और भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है पटपड़गंज विधानसभा. देखिए अब देखिए पटपड़गंज का ही मैंने बताया. अब जब पटपड़गंज के अंदर आपने पूरा पटपड़गंज ही स्विमिंग पूल बना दिया, आपने पूरी झील बना दी, तो जो पुराने मकान हैं वहां पे अगर पानी खड़ा रहेगा
एक समस्या तो वो है कि आदमी निकल रहा है, जा रहा है, इनकन्वीनियंस है, बच्चे डूब रहे हैं, डूब के मर गए, वो भी एक दिक्कत है। जो पुराने मकान हैं उनकी जड़ें जो है कमजोर हो रही हैं। आप देखिए वसंत कुंज के अंदर दीवार गिरी, 2 बच्चे मरे, एक 9 साल का, एक 10 साल का। निजामुद्दीन के पास छत गिरी, 7 लोग मरे। बदरपुर मीठापुर के पास एक दीवार गिरी समाधि की, 7 लोग मरे। पेड़ गिरा कालकाजी में, 1 मरा। खम्बा गिरा कहीं पे, 2 मरे। सीवर खुला हुआ था राखी वाले दिन, ढक्कन खुला हुआ था, 2.5 साल का बच्चा गिरा, गुजर गया। तो अगर आप गिनती करोगे तो अब तक दिल्ली के अंदर 35 से 40 लोग मर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ बरसात के कारण। 35 से 40। राजेंद्र नगर में 3 बच्चे गुजर गए थे। गलत था, नहीं होना चाहिए था, मगर आसमान सर पे उठा लिया था। एलजी भी वहां आ गए थे। अब एलजी नहीं गए किसी के पास। क्यों? अब ये नहीं मर रहे लोग, इनके पास नहीं जाओगे, इनसे नहीं मिलोगे, आप भी नहीं जा रहे, आपको भी मन नहीं। तो ऐसा ही है, यही दुनिया है। ठीक है जी।